हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फटाफट, टाइम अगेन 5 बजे हम लोग फिर मिल रहे हैं। आपकी दूसरी क्लास हो रही है। मैं क्लास बंक नहीं कर रही हूँ तो आप भी बंक मत करिएगा कोई लोग, क्योंकि मैं टाइम पर आ रही हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आएँ, मुझे रिस्पॉन्स करें। मैं आपको मतलब आप मेरी प्रेजेंस में रहें कि हाँ आप आए थे, पढ़ाई किए, तभी तो मैं आपके लिए बनाऊँगी डेली क्लासेस। इसीलिए आप चाहते हैं कि अगर क्लासेस हो, बंद ना हो, डिले ना हो, तो आपको डेली डेली आना पड़ेगा टाइम पर। क्लियर? चलिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं। साइंस की क्लास चल रही है। साइंस की आज की दूसरी क्लास यहाँ पर हो रही है, जिसमें हम गति के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको गति का इंट्रोडक्शन पूरा दिया था, टाइप पूरा क्लियर बताया था। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, वही टॉपिक कवर करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करेंगे। मैं साइंस पिछली बार इसमें बहुत बैक लग गई थी, पता नहीं कैसे, वैसे लगती तो नहीं, लेकिन 2021 बैच वाले मैथ और साइंस में लटक गए थे, इसीलिए इसको पहले से कवर करवा रही हूँ, ताकि एक संस्कृत टफ वाला बता दिया पूरा, साइंस भी बता रही हूँ। अब इसके बाद मैथ ही पकड़ना है बस, तो लगातार मैथ पकड़ूंगी, मैथ पूरा ओवर करूँगी, यही साइंस पूरा आपको ओवर करवा दूँ, ताकि आपका ये 3-4 चीज़ें पूरी हो जाए। हिंदी पूरा हो गया, संस्कृत पूरा हो गया, साइंस पूरा करवा देती हूँ, ताकि आपका ये खत्म हो जाएगा। एसएसटी चलेगा क्योंकि एसएसटी बड़ा है, ठीक है। तो एसएसटी के साथ फिर मैथ ले लूँगी, तो ऐसे बीच में बदल बदल के आपको करवाऊंगी, ताकि आपका हर एक चीज़ कवर होता जाए। आपको भी डेली आना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है, अपना हर एक टाइम शेड्यूल से करके करना है, ठीक है। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर छोटे छोटे लाइक, छोटे छोटे शेयर, आपके छोटे छोटे सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सबको मिलकर एक कार्य करना है, क्योंकि समर्थन से ही हमेशा सब कुछ होता है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ आपको करनी होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने बोला है मेल कर दो मुझे, कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको हर एक चीज़ हो जाएगी। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो टेलीग्राम पर जाकर अरुण सर से नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स वही बच्चे परचेज करें जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं बना रहे हैं। सिर्फ जो नोट्स बना रहे हैं यहाँ से वीडियो से देख के बिल्कुल बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो बच्चे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। जिनके पास किताब है, किताब से पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। एकदम क्लियर बात बोल रही हूँ, अनावश्यक पैसे किसी को नहीं वेस्ट करने। आपके पास कुछ नहीं है तब एक वहाँ पर, क्योंकि पढ़ने के लिए एक सोर्स जरूर होना चाहिए। पहले सेमेस्टर में हो, पहले सेमेस्टर में पढ़ाई कर लो, सेकंड में अपने आप जान जाओगे, थर्ड में फिर जान जाओगे, फोर्थ तक आप एकदम दादा हो जाओगे, ठीक है, कहते हैं ना, प्रबल हो जाओगे। लेकिन पहले में जब तक नहीं जानते हो आप लोग कोई भी बात है, तब तक मेरी बात भी थोड़ा सा मान लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सेकंड फोर्थ में अपने मन की करना, लेकिन फर्स्ट में मेरी सुन लो। चलो आगे आ जाओ। ये गति के प्रकार में देखो, गति की परिभाषा बताई थी, क्या होती है पूरी डिटेल बताया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई, ज़रूर से ज़रूर देख लें। गति के प्रकार, गति के उदाहरण बताए, सारे उदाहरण को एक्सप्लेन किया, बोला आप भी ऐसे ही जब पूछे तो बनाओ, ऐसे ही बताकर पूरा दिखाओ, तभी उदाहरण देना ज़रूरी है। फिर मात्रक बताया, मात्रक आपको ऑब्जेक्टिव में बनता है, कई सारे मात्रक बनते हैं, वो भी आपको बताया। कितने, ये विमयी के आधार पर यानी कि डायमेंशन के बेस पर जो गति के प्रकार थे उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी भी सारी जानकारी दी। फिर एक क्या क्या पूछा जाता है वो भी बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको जो गति के प्रकार थे, जो मेनली गति के प्रकार जैसे बहुत प्रश्न बनते हैं, वो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट करके बताया। जिसमें देखो ये सारी गतियों के बारे में बताया, जिसमें बोला था ये लीनियर वाला आता है, ये आता है, ये वाला आता है, ठीक है। तो ये जो जो आने वाले हैं, ये दोलन वाला, घुड़न वाला, ये सब आता है, ये बताया। जो नहीं आता है उनको नहीं बताया था, जो आते हैं वो पूरा वेल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। विथ आपको डेफिनेशन भी बताया था और उदाहरण भी बताया था। आपको प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर का बनेगा प्रकार से, डेफिनेटली बनेगा, आता है। इस बार ना आए वो बात की बात है, लेकिन पुराने पेपरों में आया हुआ है, तो उसी के हिसाब से एक एवरेज रेशियो लेकर चलना है, ठीक है। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले, चाहिए तब तक आप क्लास को लाइक करके आइए फटाफट। ये है आज का टॉपिक, गति के समीकरण, इक्वेशन। 3 इक्वेशन है इनके। इनके इक्वेशन से प्रश्न कैसे बनता है पहले वो सुन लो। इक्वेशन जो 3 है वो आपको दे देगा, एक इक्वेशन एक जगह, एक इक्वेशन एक, फिर एक यहाँ पे ऑल लिख देगा। तो बहुविकल्पी में अगर तीनों इक्वेशन सही है तो ऑल पे टिक करना होगा, या तो 3 ऑप्शन कुछ अलग दे देगा, एक सही इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से गति का समीकरण कौन सा है, तो आपको वो टिक करना होगा। तो इस समीकरण की, इस गति की जो इक्वेशन है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। और प्रथम वाला इसमें जो है, ये गति के प्रथम समीकरण, इसकी एक बार परिभाषा भी पूछी गई है, क्या है, पूरा उसको बाकायदे लिखना पड़ता है, फिर उसके इक्वेशन को भी देना पड़ा है। तो ये अभी पूछ सकता है लिखने वाले में भी, और बहुविकल्पी में पूछ लिया तो पूछ लिया। तो इसीलिए दोनों तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं टॉपिक है क्या, गति के समीकरण।
गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण, कितने हैं? संख्या 3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम ज़्यादा कुछ नहीं, फिक्स्ड है कि इसमें 3 ही है, तो तीनों से प्रिपेयर रहिए तभी आप कर पाएंगे, और आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पूरी बात बताऊंगी एक एक समीकरण की। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, चलिए आइए, पहला आपको दिख रहा है, ये पहला यहाँ पर दिया गया है, क्या है? पढ़िए एक बार आप लोग, पहले स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए देखिए, पहला कह रहा है गति के प्रथम समीकरण के अकॉर्डिंग, अनुसार वस्तु पर लगाया गया अंतिम वेग, मतलब कोई सामान है उस पर लगाया गया अंतिम वेग, उस पर लगाए गए प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के समय के गुणनफल के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ो। गति के प्रथम समीकरण के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि किसी भी सामान पर जब हम जो बल लगाते हैं, जो हम लास्ट बल उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो हम अंतिम वेग उस पर लगा रहे हैं, और जो हमने पहला वेग लगाया था उसके कंपैरिजन में और जो हम उस पर एक्सेलरेशन को अप्लाई कर रहे हैं वो समय के गुणनफल के बराबर होता है। वो जो एक्सेलरेशन और समय दोनों का जो गुणनफल है उसका योग इनिशियल वेग और प्रारंभिक वेग के बराबर होता है। यही बात इसमें आपको कह रही है, और इसी का एक इक्वेशन बनेगा जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तब आप उसको समझ जाएंगे। जैसा कि देखिए क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, बोल रहा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति के समीकरण का प्रथम का नियम है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको क्या बोला कि आपको इनिशियल वेग और प्रारंभिक वेग के योग के बराबर आपके एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, ये आपका इनिशियल वेग हो गया, ठीक है। आपका इनिशियल वेग आपके पहले प्रारंभिक वेग के दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही बात आपको ऊपर बताई गई थी, जो कि इक्वेशन में लिखी थी, ये पूरा हिंदी में लिखा था, और यही सेम बात आपको यहाँ पर बताई गई। ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो गति के प्रथम नियम का जो समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। गति के द्वितीय समीकरण, इनका क्या है, इनके समीकरण से क्या मतलब है? गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार वस्तु पर लगाया गया प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, समय का गुणनफल उस पर लगाए गए एक्सेलरेशन के समय के स्क्वायर के गुणनफल के आधे के योग पर लगाए गए विस्थापन के बराबर होता है। अब ये लिखने को बहुत कम आता है, एक बार शायद पूछा गया है, नहीं तो लिखने को प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ समीकरण से मतलब रहता है। v इज इक्वल टू, यहाँ पर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र जो यहाँ पर ये समीकरण इक्वेशन दिया गया है, ये आप मत भूलना। बाकी आप चाहे जो भूल जाना, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको मत भूलना, ठीक है। इसको भूलोगे तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए मैं क्लियर बोल रही हूँ, ये मत भूलना। बाकी आप कुछ भी भूलना, लिखने को कम, इक्वेशन से ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इक्वेशन से ही प्रश्न देखने को मिला हुआ है अब तक। आगे चले, आगे आओ। गति के तीसरे नियम, तीसरे समीकरण में क्या कह रहा है? गति के तीसरे समीकरण के अकॉर्डिंग प्रारंभिक वेग के वर्ग, प्रारंभिक वेग के वर्ग, ये देखो v2 का स्क्वायर क्या है, v का स्क्वायर क्या है, तथा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल के दुगने वस्तु पर लगाया गया बल के अंतिम वेग के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो काम यहाँ पर इसमें, ये देखो अंतिम वेग के वर्ग और ये विस्थापन, त्वरण और विस्थापन के गुणनफल, ये त्वरण और विस्थापन के गुणनफल का जो दोनों का जोड़ आएगा, ये इतना इनिशियल वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। यही बात तो बोल रहा है, नहीं समझे? फिर से देखो, गति के तीसरे समीकरण के अकॉर्डिंग वेग के वर्ग, प्रारंभिक वेग ये है, इसके वर्ग, इसका जितना स्क्वायर है, वो त्वरण, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है, इसके गुणनफल का दुगना वस्तु पर, ये u देखो u स्क्वायर है, इसके दुगना दोनों के योग के ही बराबर होता है। तो यही आपको जो बात यहाँ हिंदी में लिखी हुई मिली थी, इसी को समीकरण के रूप में बनाकर आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये तीनों समीकरण के बारे में बता दिया। अब आप मत भूलना, समीकरण बिल्कुल याद रखना, ज़रूर से ज़रूर याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, चले आगे आइए। अब जो ये पूरे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए, तो उनका ये अर्थ है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन हिंदी में, यू मतलब आरंभिक वेग, वी मतलब अंतिम वेग, और ए मतलब अपरिवर्तनशील त्वरण।
ठीक है। टी मतलब समय, जैसा कि आप जानते ही हैं। क्लियर है यहाँ तक? तीनों समीकरण में कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा टॉपिक था आज की इस क्लास का जो मैंने आपको बताया। अब आओ देखो, जितनी बातें बताई मैं ये सोचती हूँ कि जितना आपको पढ़ा रही हूँ कुछ कुछ प्रश्न भी आपको लास्ट में करवा दूँ। तो आज मैंने इतना आपका जो गति का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया इस क्लास में। नेक्स्ट आपको साइंस की क्लास जब मिलेगी तो फिजिक्स का दूसरा मैटर मिलेगा, जिसमें आपको भी न्यूटन के लॉ के बारे में बताना है, थोड़ा सा चाल वगैरह के बारे में बताना है, वो बताएंगे। और भी एक आध दो टॉपिक है वो भी हम आपको बताएंगे, देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं फिजिक्स में, वो अभी बताएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि आज 27 तारीख है, तो आपका दिसंबर का जो ये महीना भी बचा हुआ है 3-4 दिन 2022 का, इसमें हम आपका साइंस भी ख़त्म कर देंगे। साइंस हम आपका ख़त्म जब इसमें करेंगे तब हम इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताएंगे, कुछ चीज़ें बाहर की भी बताएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये 10 तक की साइंस देते हैं और 10 तक की साइंस में बहुत कुछ आता है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जो सिलेबस में नहीं है, सीरीज़ में भी नहीं दिए, लेकिन ये हर बार पूछ लेते हैं, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसा कि पिछली बार बच्चे फंस गए थे, मतलब पढ़ा हुआ ही आया था लेकिन सिलेबस में था नहीं, तो बच्चों को ये लगा कि सिलेबस में नहीं दिया तो क्यों ही आएगा, लेकिन आ गया तो दिक्कत क्रिएट हो गई। अब कोई कुछ कह तो सकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको 10 तक हमेशा से पढ़ के रखा है। देखो डीलेट में जो कोर्स दिया गया है वो पेपर 1 जो भी बाल विकास शिक्षण अधिगम वाला है, ये हर सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट नया मिलेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा। ये बच्चे वही पढ़े हैं जो बीए किए हुए हैं एजुकेशन वगैरह से, तो सिर्फ उन्हीं को पता है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। तो वही 2 आपको हर एक सेमेस्टर में नया मिलेगा। बाकी जितने के सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ये सब 10 तक का आता है। टेट में भी 10 तक का आएगा, आपके डीलेट में भी 10 तक का आएगा। तो जो बच्चा डीलेट के चारों सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ लेगा, किताब से लेके एकदम सीरियस होके पढ़ लेगा, भले छोटा पेपर आता है फ्रेंड, छोटा पेपर भले आता है, लेकिन अगर जो बच्चा जानते हैं नहीं पढ़ा हैगा चारों सेमेस्टर को अच्छे से ना, वो टेट नहीं निकाल सकता है अच्छे से, फिर उसको बहुत मेहनत करनी होगी। इससे अच्छा है कि जब 4 साल आप अपने लगा 2 साल अपने लगा रहे हो 4 सेमेस्टर में, तो उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि टेट में भी काम आ जाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बाल विकास और शिक्षण अधिगम की नोट्स ज़रूर बना के रख लें, बाकी चाहे किसी के बनाना या कभी बनाना, लेकिन इसकी ज़रूर बना के रख लेना, क्योंकि ये टेट के टाइम पर आएगी। और ये जो बाल विकास है ना, ये डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कभी मिलेगा नहीं। मैंने यही गलती की थी, बहुत पछताई थी मैं कि काश बना लिया हो, क्योंकि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का जो बाल विकास है वो टेट के पेपर में 30 नंबर का सीटीपी पूरे उसी में से सिर्फ आता है। एक आध दो प्रश्न और भी आते हैं थोड़ा और दूसरे सेमेस्टरों से, लेकिन बाल विकास का जो पहला सेमेस्टर में जो बाल विकास बच्चों का दांत का हड्डी का इतना उतना उतना जो पूछा गया है ना, यही पूरा उसे भर भर के पूछा है। और देखना यार, जब आप कभी दोबारा पढ़ोगे, जब इस चीज़ को टेट की तैयारी करोगे, याद करोगे आप लोग एक दिन कि मैंने वो बात आपको पहले ही बोली थी कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एजुकेशन की जितनी भी किताबें हैं, नोट्स है, उसको रखो अपने पास, काम आएगी। इसीलिए बोलती हूँ कि वो दोनों पेपर अच्छे से करिए, चारों सेमेस्टर अच्छे से समझ के करिए। आप आराम से घर बैठे बिना तैयारी के, बिना किसी कोचिंग के टेट निकाल लेंगे, लेकिन आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, फिर आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, फिर तुम उलझे रहोगे आप। क्लियर बात को आप समझ के मेरी? चलो वैसे अच्छे हैं आप लोग, समझ के होंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, झूले पर किसी बच्चे की गति, जो बच्चा झूले पर झूलता रहता है वो कैसी गति होती है, कैसी गति उसमें दिखती है, क्या होता है? उत्तर में आप मुझे बताएंगे मैम, जब एक बच्चा झूले पर झूलता रहता है तो आवर्ती गति करता है। ठीक है, आवर्त, आवर्त का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स्ड है, क्योंकि झूला हमेशा या तो राउंड एंड राउंड जाएगा, ऊपर बड़ा वाला झूला, कुछ झूले ऐसे ऐसे जाते हैं, कुछ झूले ऐसे ऐसे जाते हैं, अलग जो सेट पे और रिंग पे जिस पे सेट हैं कि वो झूला कैसे चलेगा, वो झूला वैसे ही चलता है। कुछ झूले ऐसे चलते हैं, गोला गोला, एक गोला होता है जो ऐसे ऐसे चलता है, एक गोला होता है जो ऐसे ऐसे चलता है ना, याद आ रहा है? वो घोड़ा वोड़ा वाला जो झूलना होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब झूले देखिए अलग तरीके के होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, आवर्ती गति का उदाहरण। किसका उदाहरण? आवर्ती गति का। ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, आए तो गलती मत करना। आपने एक बात सोची कि जब मैं ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हूँ तो एक गति के बारे में ऐसे उदाहरण लिख रही है, तो झूले पर झूले उदाहरण दे दिया, आपको तो गति का नाम पूछ लिया ना। तो ये ध्यान रखना कि आपने तो गति पढ़ा है और गति के उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ उदाहरण आपने ना पढ़े हों और उसकी गति आप ना जान पाएँ। इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा उदाहरण चिपका दो बिना कहे, बिना कहे उदाहरण कॉपी में लिख दो। तो यहाँ पर ऐसे झूले की गति इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सी गति है। ये तो लिखने वाले में आता तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बहुविकल्पी में भी ऐसे पूछ ले उदाहरण देके, तब उसमें से एक गति को टिक करना होगा। तो समझने का प्रयास करिए कि उदाहरण से गति का नाम पूछ सकता है या तो गति का नाम दे के उदाहरण पूछ सकता है। ये रिवर्सिबल प्रश्न आता है, तो कभी इधर से कान पकड़ेगा तो कभी इधर से कान पकड़ेगा। समझे आप बात को? चलो आगे आओ। दूसरा,
घड़ी के पेंडुलम में कौन सी घड़ी, जो घड़ी वॉल वाली होती है उसमें जो पेंडुलम लगा होता है उसमें कौन सी गति होती है। ये भी उदाहरण देके गति का नाम पूछा। तो आपको पता है दोलन गति, ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, टन 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 टन, ये होता है घड़ी में, यही मूवमेंट होता है कि नहीं होता है पेंडुलम वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कौन सी गति है, दोलन गति है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गति की इकाई क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है गति की इकाई। आप एसआई मीटर से बताएंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बताएंगे, हिंदी में भी लिखिएगा ऐसे मीटर पर सेकंड, और इंग्लिश में भी ऐसे लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, गति की इकाई बहुत सारे और भी, ऊर्जा की इकाई, कार्य की इकाई, इकाई उकाई नहीं इकाई, ठीक है, पूछ लेता है। कई बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा, हर बार पूछता है। मीटर जो ये एसआई पद्धति इनकी यूनिट है, मेजरमेंट है, वो हर बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है। जो साइकिल होती है, साइकिल चलाए तो सभी हैं, उनमें जो पहिए की गति होती है वो क्या है। किसी साइकिल के पहिए में वर्तुलाकार गति होती है, वर्तुल गति होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ सरल रेखी गति भी होती है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ अपने पथ पर भी गति करती है। जी हाँ, क्योंकि साइकिल का जो पहिया है उसमें एक रिम लगा होता है, उसमें वो गोल 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 घूम रही है। लेकिन जब ये अपने एक्सिस पे गोल राउंड एंड राउंड राउंड एंड घूम रही है तो ये आगे भी तो बढ़ रही है, और जो आगे बढ़ रही है वो सीधी आगे बढ़ रही है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो एक तो ये अपने पे घूम रही है तो इसमें एक गति अपने आप हो रही है, जो आवर्त गति क्या है, वर्तुल गति कह रही है, वर्तुलाकार गति हो रही है। और इसके ये राउंड एंड राउंड गति करने से एक गति इसमें और हो रही है, वो है कि वो सीधे आगे की चल रही है। तो ध्यान रखना कि साइकिल जब चल रही है तो उसमें दो गति हो रही है, उसके पहिए में गति हो रही है और उसके पहिए के द्वारा एक गति हो रही है। तो एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं, दो गति का प्रयोग हो रहा है। क्लियर, आगे आइए। गति कितने समीकरण हैं, गति के कितने समीकरण आप बताएंगे। मैम 3 है, अभी तो बताया। देखो यही बन जाता है, कहा था ना कि पूरा लिखने को नहीं आएगा, यही पूछ लेगा, उनको इसी से मतलब है, और यही आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए पहला है v इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये स्क्वायर है जो ये दिया है, क्योंकि देयर कॉपी में जब लिखते हो तो वो अलग तरीके से होता है, लेकिन जब हम जो है यहाँ पर ले आकर बनाते हैं तो हर सिंबल नहीं मिलता है ना, वर्चुअल नोट है ना ये। आप ये समझो कि लिखावट जब जैसे हमने शुरू से लिखा नहीं है एकदम समय से, तो पूरी ज़िंदगी से मैंने बताई नहीं, लिखते तो हम हाथ से पेन से पेंसिल से था, लेकिन अब मेरा काम इसी पर डिपेंड हो गया तो हम इसको अब जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं, पेन वाला नहीं लिखते। सिर्फ मैथ ही है जो नहीं लिख पाते हैं इसमें, नहीं तो वो भी अब लिखते तो आपको इसी से करवाते, लेकिन नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बनते क्योंकि इतने वो जोड़ घटाना भाग वो सिंबल मिलवा ही नहीं करता है, तो कहाँ से बना दूँ मैं, इसलिए लिख देती हूँ। लेकिन ये आपको यहाँ, तो ये मत समझना कि ये वो जो विराम चिन्ह था छूट जाता है तो हम लोग त्रुटि वाला, त्रुटि पूरक, वो नहीं है, स्क्वायर के लिए बना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आ जाओ, रेखी गति के दो उदाहरण, रेखी गति के दो उदाहरण, दो उदाहरण। ध्यान रखना कौन सी गति, रेखी गति। तो फ्रेंड्स एक बात, इससे अंदाजा आप क्या लगा रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जब ये एक गति के उदाहरण पूछ सकता है तो ये दूसरी वाली गति का भी तो पूछ सकता है। तो उदाहरण इसीलिए बोलती हूँ कि साइंस में तो मेनली उदाहरण बिना कहे लगाकर चिपका के आना, सब में ध्यान रखना फ्रेंड, नंबर भर के पाओगे आप लोग। अब रेखी गति क्या होती है, रेखी गति के महत्वपूर्ण उदाहरण में जैसे एथलीट एक पार्क में सीधे ट्रैक पर चल रहा है, एक उदाहरण तो ये। एथलीट वो होते हैं ना जिम्नास्टिक वाले, अरे जो दौड़ते कूदते पानते रहते हैं वही लोग एथलीट होते हैं। तो सीधा ट्रैक बना हुआ है, जैसे ये एक एथलीट है, ठीक है, तो ये बस अपने रास्ते पे, जहाँ इसका रास्ता है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये क्या है, ये लीनियर मोशन कर रहा है, रेखी गति कर रहा है। एक पिस्तौल से चली गई निकली हुई जो गोली होती है वो भी सीधी रेखा में चलती है, तो उसमें भी लीनियर मोशन हो रहा है। तो ये दो उदाहरण हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, जो आपको याद आए वो लिख दो, यही नहीं लिखना है, बस यही इतना ध्यान रखना है कि आपको और भी गतियों के उदाहरण, उनकी परिभाषाएं ज़रूर याद रखने हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा उदाहरण को याद रखिएगा, लिखिएगा भले एक दो, लेकिन उदाहरणों से अवगत रहिए कि ये उदाहरण बन सकता है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपकी ये आज की साइंस क्लास होती है ओवर। 20 मिनट की आपकी ये क्लास हुई, जिसमें आपको गति का पूरा चैप्टर भी कर दिया मैंने ओवर, सब कुछ बताया, कैसे प्रश्न आए, कुछ प्रश्न भी करके दिखाया, पढ़ाया, फिर क्वेश्चंस करवाया, हर एक तरीके से बताने का अपना प्रयास किया। आप सभी सीरीज़ ज़रूर ले लीजिए, मार्केट में आ गई, नई सीरीज़ लीजिएगा, क्योंकि नई सीरीज़ में पुराने सालों के पेपर रहेंगे और हर बार सीरीज़ में आंसर भी बदले जाते हैं। तो सीरीज़ अपनी नई लीजिए, चाहे राजन की लीजिए चाहे पवन की। वैसे राजन की ज़्यादा बेहतर, क्योंकि राजन में सवाल थोड़ा ज़्यादा रहता है देखने में। अब इस बार ना रहे बात की बात है, लेकिन है अच्छी दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आप ले सकते हो आराम से। लो जो चैप्टर, जैसे इसका 5 चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, ठीक है, 5 चैप्टर आज खत्म हो गया।
तो इन 5 चैप्टर जो आपने पढ़ा है, इसके जितने भी सवाल सीरीज़ में दिए गए हैं वो पहले पूरे पढ़ लो, मेरे बिना पढ़ाए पढ़ लो, ताकि मैं जब पढ़ाऊँगी तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैम ने ये टॉपिक पढ़ा दिया, अच्छा चलो देखते हैं कि सीरीज़ में कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो आपको इधर मोटा-मोटा टॉपिक भी मैंने समझा दिया, उधर आपने प्रश्न समझ लिया। मैं कराऊँगी वो, लेकिन तब कराऊँगी पहले पेपर पढ़ा दूँ, ठीक है? तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कैसे आपका 3-4 बार रिवीजन करवा रही हूँ। तो यही मेरा मोटिव है कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार आप पढ़ लो तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल शाम को 4 बजे 5 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय।